सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासीज NCERT एंड RBSC फॉर मेधावी कौशिक पर। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आपके सामने। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको अपठित पद्यांश के प्रश्नोत्तर कैसे पेपर में आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रकरण है विद्यार्थियों। आपको पता है पेपर के अंदर अपठित पद्यांश आएगा, उस अपठित पद्यांश में से वो 4 या 5 प्रश्न पूछेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस पद्यांश को, कविता की पंक्तियों को ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बाद वो जो प्रश्न पूछा है वो आपने उनके सही उत्तर करने हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपठित पद्यांश के प्रश्न समझ में आ जाएंगे। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, अपठित पद्यांश, सबसे पहले तो मैं आपके सामने क्या बताऊं, अपठित पद्यांश की पंक्तियां क्या है उन पंक्तियों को बताऊंगा। उसके बाद में जो प्रश्न उन प्रश्नों को अपने सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। कवि क्या कह रहा है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। बताओ, अब कभी भी तुम गहरी नींद के अंदर क्या है, सो नहीं पाओगे। बताओ, एक तरह से इस प्रकार की गहरी नींद जिसे हम बोलते हैं कि एकदम चिंताओं से मुक्त होकर सो जाना, ऐसी नींद तुम नहीं सो पाओगे। दूसरी पंक्ति देखिए विद्यार्थियों, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, कवि क्या कर रहा है, मैं वास्तव में गीत गाकर तुम्हें जगाने आ रहा हूं, तुम्हें जगाने का प्रयास कर रहा हूं गीत गाने के माध्यम से। कहने का मतलब तो ये है विद्यार्थियों कविता के अंदर कि कवि क्या कह रहा है, उन व्यक्तियों के बारे में कह रहा है कि मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें कर्मशील बनाऊंगा, तुम्हें कर्म में लगाए रखूंगा, तुमसे जो है वो आशा करूंगा कि तुम जीवन के प्रति क्या हो, आशावादी हो, अपने कर्म में लगे हो। कहते हैं ना, कर्म ही क्या है, पूजा है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, अब न गहरी नींद तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आया हूं। मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें गीत गाकर क्या है भाई, जगाने आ रहा हूं। मैं गीत गाकर तुम्हें जगाने आ रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, तीसरी पंक्ति, अस्ताचन तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचन सजाने आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन को अस्त होते हुए नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को जैसे सूरज अस्त हुआ है वैसे तुम्हारे जीवन को अस्त नहीं होने दूंगा। बिट्टू क्या करूंगा, अरुण उद्याचन सजाने आया हूं। मैं अरुण, उनका मतलब नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नई सोच, नया दृष्टिकोण बताने आया हूं, नया दृष्टिकोण जगाने आया हूं तुम्हारे जीवन के अंदर। अरुण उद्याचन का मतलब क्या है यहाँ पे, उद्याचन, अरुण उद्याचन, उद्याचन मतलब अरुण, अरुण का मतलब सूर्य का प्रकाश उदित होता है जब। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या है, जीवन के प्रति अच्छी अच्छी बातें, जीवन के प्रति सकारात्मक भाव। ये क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ जगाने आ रहा हूं। कंपना में आज तक उड़ते रहे तुम क्या है, कंपना में आज तक क्या है, उड़ते रहे, कंपना में भ्रम करते रहे। कई लोग दिव्या संपन्न, जिसे आप शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, दिव्या संपन्न मतलब ऐसे ही विचार में मगन है ना, वास्तव में धरातल पे तो कुछ होना नहीं, लेकिन कंपना में क्या है वो चीजें करते हैं ना, वो क्या बनाते हैं उन्हें हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कहते हैं दिव्या संपन्न। तो यहाँ भी वो बता रहे हैं कवि यहाँ पे, कंपना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिंह कर मूर्ते रहे तुम। कंपना में आज तक तुम उड़ते रहे, और साधना से मतलब सच्ची तपस्या, लगन, मेहनत, कठोर परिश्रम से सिंहत मूर्ते रहे तुम कठोर परिश्रम से तो क्या है, घबराते रहे, तुम कठोर मेहनत से तो जो है वंचित होते रहे, उससे तो बुबाती रहे। और दिवा सपन के अंदर क्या है, कंपना में क्या है, काम करते हैं। तो तुम्हें वास्तव में कवि कह रहा है, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तुम्हारे जीवन के अंदर मेहनत का फन बताने आया हूं, तुम्हारे जीवन के अंदर मेहनत की उपयोगिता बताने आया हूं। तो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, अब तुम बेखबर नींद में नहीं सो पाओगे। साधना से सिंह कर मूर्ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने नहीं दूंगा। मतलब आकाश में उड़ने वाला तो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, हवाई कीने बनाना, सिर्फ और सिर्फ कंपना में विचरण करना,
वो नहीं करने दूंगा मैं। कवि क्या कह रहा है, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, अब तुम्हें आकाश में कभी भी उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आया हूं। आज तुम्हें क्या करने आया हूं, धरती पर बसाने आया हूं। धरती बसाने मतलब क्या है, सच्चाई से अवगत कराने आया हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि तुम वास्तव में क्या करो, कर्म करो, तभी तुम्हें क्या मिलेगा, फल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कल्पना में करने से तुम्हारे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अंतिम पंक्ति में क्या कह रहा है, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, अब तुम्हें इस प्रकार से भ्रमण नहीं करने दूंगा, कल्पना में नहीं जीने दूंगा, सच्चाई से अवगत कराऊंगा। तुम्हारे पांव कहां लेके आऊंगा, जमीन पर लेके आऊंगा, पांव जमीन पर लेके आना, सच्चाई से अवगत कराना। आज धरती पर बसाने आया हूं, आज मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अस्त अंतराचंद तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्याचन सजाने आ रहा हूं। कंपना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिंह कर मूते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आया हूं। आज तुम्हें क्या कर रहा हूं, धरती पर बसाने आया हूं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपको कविता की पंक्तियां समझ में आ गई होगी। बहुत ही सरल कविता है विद्यार्थियों, जैसा लिखा गया है वैसा ही उसका अर्थ आप समझ में आ रहा होगा आपको। इसी प्रकार के वक्तव्य, इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में आएंगे। ज्यादा कठिन कविताएं नहीं आएगी, ऐसी कविता आएगी जिनका अर्थ आप समझ सके। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, सीधा सा अर्थ आ रहा है कि मतलब आपको गहरी नींद से तुम सोए हुए थे, तुम्हें गीत गाकर मैं जगाने आया हूं, अस अंताचन तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अरुण उद्याचन सजाने आया हूं। मैं तो तुम्हारे जीवन को डूबने नहीं दूंगा निराशा के अंदर, तुम्हारे जीवन में क्या करने आया हूं, अरुण उद्याचन आशा जगाने आया हूं। कंपना में आज तक उड़ते रहे तुम कंपना में आज तक विचरण करते रहे, मतलब दीवा सपन बनाते रहे, कंपना में घूमते रहे, कंपना में खेलते रहे, कंपना में ही बड़े हुए, लेकिन आज साधना से सिंह मूदते रहे तुम मेहनत से गवाते रहे, मेहनत से भयभीत होते रहे, तुमने मेहनत नहीं की, लेकिन अब क्या कर रहा हूं, अब तुम्हें आकाश में उड़ने नहीं दूंगा, आज धरती पर बसाने आया, और तुम्हें कभी भी इस प्रकार से आकाश में भ्रमण नहीं करने दूंगा, आकाश में घूमने नहीं दूंगा, आज धरती पे क्या हूं, तुम्हें बसाने में आ रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको कविता की पंक्तियां समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आपने कविता की पंक्तियों के अर्थ को कुछ देर समझना है, उसके बाद हम देखते हैं पर्सन। देखिए पहले पर्सन जो है, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, कवि ये पूछा है पहले पर्सन के अंदर। गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मृत्यु को प्राप्त करना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। तो देखिए विद्यार्थियों, गहरी नींद में सोने का मतलब क्या है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आया हूं, मतलब अब तुम गहरी नींद में नहीं सो पाओगे। गहरी नींद में सोने का पूछे है यहाँ पे कवि कि गहरी नींद में सोने का मतलब क्या है। देखिए गहरी नींद में सोने का अर्थ पूछो है, पहली पंक्ति आपके सामने है। देखिए गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होगा, परिश्रमी होना, ये अर्थ नहीं हो पाएगा विद्यार्थियों, परिश्रमी होना नहीं हो पाएगा। मृत्यु को प्राप्त करना, ये भी कभी नहीं चाहता कि आप क्या कर पाओ भाई, मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। गहरी नींद में सोना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, ये भी कभी नहीं कह रहा है। चिंता युक्त होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना, और एक ऑप्शन क्या है आपके सामने, बेखबर होना। मतलब कभी ये नहीं कह रहा कि आप क्या हो, गहरी नींद में सोने का यहाँ पे क्या है, परिश्रमी होना भी नहीं है, चिंता युक्त होना भी नहीं है। अगर व्यक्ति चिंता में होगा तो गहरी नींद में कैसे सोएगा। आपको पता है अगर आपके जीवन में तनाव है, आपकी चीज से तनावग्रस्त है, तो आपको गहरी नींद कभी नहीं आएगी विद्यार्थियों। तो देखिए मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होना, परिश्रमी भी नहीं होना, चिंता युक्त भी नहीं होना। चिंता युक्त होंगे तो गहरी नींद कहां से आएगी। सोचने का प्रयास है विद्यार्थियों की, अगर मान लो अगर वो क्या है, चिंता युक्त है, चिंता से युक्त है, चिंतित है, तो उसे गहरी नींद कभी नहीं आ सकती। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बेखबर होना। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या हो जाएगा, बेखबर होना। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बेखबर होना। चार ऑप्शन को एक बार देखने का विद्यार्थियों, पेपर सॉल्व करते समय अगर आप ढंग से देखोगे तो दो ऑप्शन तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ परिश्रमी होना नहीं है, मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है।
दो ऑप्शन में से बात चलना था, बेखबर होना, चिंतित होना भी नहीं है, कौन सा हो जाएगा, बेखबर होना। तो इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को बार बार देखेंगे, चार ऑप्शन को देखने का प्रयास करेंगे, तो आप तुरंत जो है वो गंत तीन उत्तर छांट लेंगे, उसके बाद में जो बचेगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देना चाहता, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देना चाहता, पतान में, ऑप्शन ये है विद्यार्थियों, पतान में, अनंत गहराई में, पतान में, अनंत गहराई में, पतन की यहाँ पर, पतन की यहाँ पर, जहां सूर्य अस्त होता है, जहां सूर्य अस्त होता है। देखिए विद्यार्थियों, अब वही बात आपके सामने कि जहां सूर्य अस्त होता है, ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा, लिखा ना। देखिए विद्यार्थियों, तुम्हें धरती बसाने आया हूं, गीत गाकर मैं तुम्हें जगाने आया हूं, अस्त अस्ताचन में तुम्हें जाने न दूंगा, अस्त अंताचन में, ये देखिए विद्यार्थियों तीसरी पंक्ति, अस्त अंताचन में तुम्हें जाने न दूंगा, मतलब कवि क्या कह रहा है, कवि लोगों कहाँ नहीं जाने देगा, अनंत की गहराई में, अनंत का मतलब पतन की यहाँ पर भी नहीं जाने देगा कवि विद्यार्थियों, एतन की गहराई में यह भी नहीं जाने देगा, अंत का मतलब होता है बहुत नीचे, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पतान के अंदर नहीं जाने देगा। पतान का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, नियासा का मतलब है, गर्त में का मतलब है, अस अंताचल में तुम्हें जाने दूंगा, पतान में नहीं जाने दूंगा। पतान का मतलब क्या है, विनाश की ओर, गहराई में जाने, पतान का मतलब क्या है, नियासा की ओर नहीं जाने दूंगा, नियासावादी दृष्टि को नहीं अपनाए दूंगा, नियासावादी नहीं हो दूंगा तुम्हारे जीवन में। इसलिए कवि कहाँ नहीं जाने देता, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देता, कहाँ है भाई, पतान के अंदर। अब देखिए विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, अस्त अंताचन तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अस्त अंताचन तुम्हें जाने न दूंगा, अस्त अंताचन तुम्हें जाने दूंगा, पंक्ति में अलंकार है। तो देखिए विद्यार्थियों, पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा आपके सामने, अस्त अंताचन तुम्हें जाने न दूंगा। देखिए सनेश अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। सनेश अलंकार मतलब विद्यार्थियों ने बताया है कि शब्द तो एक ही आएगा, लेकिन उनके अर्थ क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे पंक्ति के अंदर। उपमा अलंकार मतलब होता है विद्यार्थियों, पास में रखकर तुलना करना, समकक्ष व्यक्तियों में, समकक्ष वस्तुओं में, समान धारा के लोगों में, समान विचारधारा के लोगों में क्या करना भाई, तुलना करना। तो यहां इस प्रकार का भी नहीं है कहीं। रूपक का मतलब होता है जबरदस्ती आरोप करना, जबरदस्ती आरोप करना। और मैंने बताया था अनुप्रास अलंकार के बारे में, अनु पनस पै और पनस आस, मतलब क्या है, एक के बाद एक वर्ण अगर निश्चित संख्या में बैठे, निश्चित क्रम के अंदर बैठे, एक के बाद एक क्या बैठे भाई, निश्चित क्रम में बैठे, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए विद्यार्थियों, अष्ट अंताचन तुम्हें जाने न दूंगा, ये देखिए ए की एक, चाहे एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाए, चाहे दो वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाए, सबसे सरल अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो विद्यार्थियों, आप जब भी इस प्रकार की पंक्तियों को अन करें, तो आपको अलंकार पूछा जाए पंक्तियों में, तो सबसे पहले आपने अनुप्रास अलंकार देखना है। अनुप्रास अलंकार 99% होता है, अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आप मान के चलिए कि उसमें अनुप्रास अलंकार कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अनुप्रास का मतलब क्या बताया विद्यार्थियों, याद हो गया हुआ मुझे उम्मीद है, अनु पनस पै पनस आस। अनु का मतलब क्या है, एक के पीछे एक वर्ण निश्चित क्रम में बैठना। विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है, हिंदी पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि आपको साथ साथ में क्या हो, याद हो। तो याद कर लीजिए अनुप्रास अलंकार, अनु पनस पै पनस आस। अनु का मतलब वर्ण एक के बाद एक निश्चित क्रम में अगर बैठे उपस्थित हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए अनु प्लस पै प्लस आठ निश्चित क्रम में, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है एक, तो दूसरा देखिए विद्यार्थियों किसी की हो रही है, तय की, नय की, देखिए विद्यार्थियों नेफ की हो रही है, यहाँ भी आखिरी में, यहाँ भी आखिरी में, और कहीं है उसके अलावा देखिए विद्यार्थियों ये की भी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से इसमें देखा जाए तो आपके सामने किस किस की हो रही है विद्यार्थियों, ए की हो रही है, और ए के बाद किसकी हो रही है विद्यार्थियों,
नेकी हुई है और उसके बाद में क्या हुई है, इस प्रकार 3 पुनरावृत्ति हुई है, एक की पुनरावृत्ति वेग हो जाती है, तो कौन सा अनंग का होता है, अनुप्रास अनंग का। यहाँ तो 3 वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब एक से ज्यादा बार आना निश्चित क्रम के अंदर, और निश्चित क्रम का मतलब ये होता है विद्यार्थियों, यहाँ 1 नंबर में तो यहाँ भी 1 नंबर होना चाहिए यहाँ आखिरी में तो यहाँ भी आखिरी में होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ कौन सा अनंग का हो जाएगा विद्यार्थियों, यहाँ आपके सामने 4th अनंग का हो जाएगा। अनंग का भी कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अनंग का। अनंग का भी कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुप्रास अनंग का। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पहले ही बताया था, वो दोबारा बताऊं विद्यार्थियों आपके सामने, काव्य गुण हिंदी में 3 ही होते हैं विद्यार्थियों, ओज, प्रसाद और माधुर्य। 3 ही काव्य गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज का मतलब वीरता का भाव। कविता पढ़ते हैं, कविता पढ़ने के बाद हमें वीरता का भाव दिखाई दे तो वहां ओज होता है। प्रसाद का मतलब कोमल कांत सरल पदावनी, ऐसी पदावनी का प्रयोग हो जिसका सीधा साधा निगंता हो, पंक्ति पढ़ने पर तुरंत आपको अर्थ समझ में आ जाए, तो वो कौन सा होता है, प्रसाद गुण होता है। आप तो इतना याद कर लीजिए। माधुर्य गुण का मतलब क्या होता है, श्रृंगारिक रचना, नायक और नायिका के बारे में एक रचना है, नायक और नायिका के प्रेम के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो वहां कौन सा हो जाता है विद्यार्थियों, वहां आपके सामने क्या हो जाता है, आपके सामने माधुर्य गुण हो जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार की पंक्ति के अंदर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। तो एक तो देखिए विद्यार्थियों, कहीं भी वीरता की बात नहीं दिखाई दे रही। वीरता का मतलब क्या है, युद्ध भूमि की बात। 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, 2 राजा आपस में युद्ध कर रहे हैं, कुछ भी प्रकार की बात हो, या 15 अगस्त 26 जनवरी देश मातृभूमि पे मर मिट रहे हैं, कुछ ऐसा भाव अपने मन के अंदर आए कि अपने अंदर क्या है, वीरता का भाव उत्पन्न हो, जोश आ जाए, तो उन प्रकार का जो काव्य गुण होता है विद्यार्थियों, वो होता है आपके सामने ओज गुण। तो यहाँ ओज गुण नहीं है। माधुर्य गुण मैंने बताया आपके सामने, जहां नायक और नायिका के प्रेम संबंधी बातें हो, नायक और नायिका के प्रेम की बातें, संयोग की बातें हो, वियोग की बातें हो, उनका विछड़ हो जाए, संयोग हो जाए, तो वो आपके सामने माधुर्य गुण में होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ इस प्रकार की पंक्तियां भी अर्थ भी नहीं दे रही माधुर्य गुण के हिसाब से। अब आपके सामने कौन सा बचा, प्रसाद गुण बचा। और प्रसाद गुण का मतलब क्या बताया मैंने, इस प्रकार से सीधा साधा अर्थ निकलता हो, कहीं भी कठिन कम शब्दों का प्रयोग न हो। कुछ शब्द कठिन होते हैं, कनिष्ठ बोलते हैं जिन्हें, उनका शब्दों का प्रयोग भी नहीं है, और सीधा साधा अर्थ भी निकल रहा है पंक्तियों के अंदर। तो विद्यार्थियों, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण हो जाएगा आपके सामने, कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, ओज है नहीं, माधुर्य है नहीं, उपयुक्त सभी तो हो ही देते, कोई ना कोई एक काव्य गुण होगा, तो कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रसाद। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रसाद गुण। विद्यार्थियों बार बार कह रहा हूं, हिंदी के पेपर के अंदर आप थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे ऑप्शन को, तो कभी भी आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो आप ऑप्शन को देखते हुए प्रश्न करने का प्रयास करना। जैसे ओज गुण हो नहीं सकता क्योंकि वीरता का भाव नहीं है, माधुर्य गुण होगा नहीं क्योंकि कहीं भी पाए में प्रेमिका की बात नहीं है, उपयुक्त सभी हो नहीं सकते, वही 3 ही काव्य गुण है, कोई ना कोई एक काव्य गुण होगा, तीनों तो नहीं चल सकते एक साथ में, आपको पता है इतना। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपके सामने, प्रसाद गुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, प्रसाद गुण हो जाएगा। अंतिम देखिए विद्यार्थियों, अस्ताचन शब्द का विलोमार्थी है। अस्तन, अस का मतलब क्या है, अस्त होना, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे उद्याचन, क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, उद्याचन, उदित होना। अतन हो नहीं सकता, अतन का मतलब, अतन के मतलब गहराई में, अउन हो नहीं सकता इसका, पर्वत हो नहीं सकता, अचन का मतलब पर्वत होता है। वैसे अचन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, पर्वत होता है। तो यहाँ पे अचन भी नहीं हो सकता, अस्त है नहीं, अतन है नहीं, अउन है नहीं, पर्वत है नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, उद्याचन। लिखा भी हुआ है विद्यार्थियों, अस्त अस्ताचन तुम्हें जाने न दूंगा, अउन उद्याचन सजाने आ रहा हूं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए अस्ताचन का विलोम क्या दे रखा है, उद्याचन दे रखा है। क्या दे रखा है, उद्याचन दे रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, ख हो जाएगा विद्यार्थियों। तो अस्ताचन का विलोम शब्द अगर पूछा जाए आपसे, तो अस्ताचन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अस्ताचन का विलोम शब्द उद्याचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, उद्याचन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ को समझने के बाद में आपने जो 5 प्रश्न किए हैं, इस प्रकार से आप पेपर में 5 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होंगे। कुछ प्रश्न वो बाकी है विद्यार्थियों, वो इसके अगले भाग में आपको लेके आऊंगा।
बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपका व्याकरण के अंदर एक भी प्रश्न गलत न हो। विद्यार्थियों खूब पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, समझने का प्रयास कीजिए, ऑप्शन को देखते हुए प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए, ताकि पेपर के अंदर आपके प्रश्न गलत न हो। तो खूब पढ़ लगा के पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।